हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1 ऑफ द चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इस चैप्टर को हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल का कुछ पार्ट जो है 9th क्लास में आ चुका है, इनिशियली उसे हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से 11th क्लास के लिए हम इसे रिविजन ले रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 जो है वो 9th क्लास का रिविजन ही है। देखिए, जब हम बात करें एलिमेंट्स की, तत्वों की बात कर रहे हैं, तो 18th सेंचुरी में लगभग 31 एलिमेंट्स का ज्ञान हो चुका था। 18th सेंचुरी में 31 एलिमेंट्स का ज्ञान हुआ, 1865 में 63 एलिमेंट्स का ज्ञान हुआ और 2016 में लगभग 118 एलिमेंट्स का ज्ञान हो चुका था, जो कि अभी तक हमारे नॉन 118 एलिमेंट्स हैं। और वैज्ञानिक अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि और अधिक तत्वों की खोज की जाए। आने वाले कुछ सालों में और अधिक तत्वों की खोज होगी और इन एलिमेंट्स की स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी स्टडी को ईजी बना देता है। जैसे कि हम किसी रूम में घुसे, उस रूम में घुसते ही हमने देखा है कि बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, 6 to 12 तक की सारी बुक्स वहाँ पड़ी रखी हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट की है। आपके टीचर ने आपको बोला कि इसमें से एक बुक निकालिए, अपनी केमिस्ट्री की बुक निकालिए और चैप्टर नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब आपको उस बुक तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि हम किसी लाइब्रेरी में जाएं जहाँ की सेपरेट सेक्शन बने हुए हैं, सबके क्लास वाइज सेक्शन बने हैं आपके और सब्जेक्ट वाइज सेक्शन बने हैं। पर्टिकुलर केमिस्ट्री के सेक्शन तक पहुंचना बहुत आसान होगा और बहुत ही इजीली आप उस बुक तक पहुंच पाएंगे और उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि कैटेगराइजिंग और सेपरेटिंग एलिमेंट्स टू मेक आवर नॉलेज एंड स्टडी ईजियर। हमारी नॉलेज और स्टडी को ईजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, पर अलग अलग क्लासेस में हैं, अलग अलग रूम्स में हैं, अलग अलग सेक्शन में हैं, तो पर्टिकुलर हम किसी बच्चे की नॉलेज लेना चाहें तो आसानी से ले पाते हैं। इसी तरीके से लाइब्रेरी है जिसमें कि बुक अरेंज है अच्छे से। इसी तरीके से होम है, हमारे घरों में क्या है, किचन के लिए अलग जगह है और उसमें जो रखे हुए सामान हैं उनकी नॉलेज अलग से है। हमारे वार्डरोब, हमारे बेडरूम, हमारा ड्राइंग रूम, सब कुछ अलग अलग, बाथरूम वगैरह सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। उसी तरीके से डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी में हम पर्टिकुलर किसी भी इंग्लिश डिक्शनरी को लें या हिंदी डिक्शनरी को लें, पर्टिकुलर हमें किसी वर्ड तक पहुंचना हो तो बहुत ही ईजिली पहुंच पाते हैं, क्योंकि उस डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो सारे कैटेगराइजिंग हैं, सेपरेट हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। बहुत से वैज्ञानिक आए और उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। सबसे पहले आए जोहान डॉबेरेनर, जो कि 1826 में आए। उन्होंने 31 एलिमेंट्स, क्योंकि 1826 की बात है ये और हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी में 31 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी और 1865 में 63 एलिमेंट्स की खोज हुई थी। ये इसके बीच की बात है, 1826 फॉर 31 एलिमेंट्स। 1826 में 31 एलिमेंट्स को डॉबेरेनर ने क्लासिफाई करना शुरू किया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जोहान डॉबेरेनर ने किया। उन्होंने बनाए डॉबेरेनर ट्रायड्स, डॉबेरेनर त्रिक, जैसे कि हिंदी में बोला जाता है डॉबेरेनर त्रिक। ये 3 त्रिक बनाए उन्होंने, फर्स्ट ट्रायड, सेकंड ट्रायड एंड थर्ड ट्रायड। उन्होंने इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखा, जैसे कि लिथियम 7, सोडियम 23 एंड पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88 एंड बेरियम 137। थर्ड ट्रायड में क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन 80 एंड आयोडीन 127। इन ट्रायड्स में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज देखी उन्होंने कि इन सभी के रासायनिक गुण समान हैं। उन्होंने ये देखा कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट की जो एटॉमिक मास है उनका जो एवरेज है वो सेकंड एलिमेंट है। जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम 7 और पोटेशियम 39। 7 + 39 = 46 और इसका एवरेज निकालते हैं, डिवाइड बाई 2 = 23, जो कि सोडियम का है, मिडल वन का। यानी सेकंड एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज है वो सेकंड नंबर है। ये जो सेकंड नंबर एलिमेंट है वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज है, इन दोनों के मासेस का एवरेज है। इसी तरीके से स्ट्रोंशियम जो है वो कैल्शियम और बेरियम का एवरेज मास है। इसी तरीके से ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन और आयोडीन के मासेस का एवरेज है।
उन्होंने ये देखा वो केवल 3 ही ट्रायड बना पाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से उन्होंने 9 एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाए 3 ट्रायड्स में। डॉबेरनर के 3 ट्रिक ही बने, इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर नहीं हो पा रही थी। तो 31 में से केवल 9 एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाए ट्रायड्स में। ये कहलाए डॉबेरनर ट्रायड, डॉबेरनर ट्रिक। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये ओनली 9 एलिमेंट्स के लिए, 31 एलिमेंट्स में से केवल 9 एलिमेंट्स के लिए ही ये ट्रायड सफल रहे। तो ये जो डॉबेरनर का जो ट्रिक नियम था वो ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आए जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स जो कि 1865 में आए। उस समय 1865 में लगभग 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। ये एक म्यूजिक लवर थे, उन्होंने म्यूजिकली एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। म्यूजिकली कैसे? देखिए, इफ वी अरेंज नोन एलिमेंट्स की बात की जा रही है जो कि कितने हैं, 63 है। इफ वी अरेंज नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग मासेस, इन्होंने भी इंक्रीजिंग मासेस किया है, ये भी इंक्रीजिंग मासेस कर रहे हैं। इफ वी अरेंज नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग मासेस, वी फाइंड ईच 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ईच 8th एलिमेंट, प्रत्येक 8वां जो एलिमेंट है वो उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीटेशन हो रही है फर्स्ट एलिमेंट की। यानी फर्स्ट एलिमेंट में जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट से मिल रही है। तो क्यों ना फर्स्ट एलिमेंट के नीचे ही वो 8th एलिमेंट लगा दिया जाए। फिर उसके बाद वापस से 8th के बाद में 9, 10, 11, 12 वापस से जो आने वाला 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज अगेन सिमिलर होगी फर्स्ट एंड 8th के, तो उसे क्यों ना वापस से उसके नीचे लगा दिया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू किया एलिमेंट्स को। जैसे कि म्यूजिकली 8th म्यूजिकल नोट्स, हम म्यूजिकल नोट्स जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th। फर्स्ट जो सा से स्टार्ट हो रहा है वो वापस एंडिंग हो रही है सा पर। यानी फर्स्ट एलिमेंट की बात की जाए, अगर हम इसे देखें, फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज, जैसे सा से स्टार्ट हो गया सा पे खत्म हो रहा है ये, तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीटेशन हो रही है। इन प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होना, रिपीटेशन फिक्स इंटरवल के बाद में, इसमें फिक्स इंटरवल कितना है, 8 जो फिक्स इंटरवल है उसके बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीटेशन हो रही है ना, समथिंग रिपीटेशन आफ्टर फिक्स इंटरवल। फिक्स अंतराल के बाद में आपकी जो आवर्तिता क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है रिपीट हो रही है कुछ ना कुछ अंतराल के बाद में, तो ये हो रही है आवर्तिता, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ये किसने दिया, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। सबसे पहले पीरियोडिसिटी कंसेप्ट देने वाले जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स थे, जिन्होंने 1865 में पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट दिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम कहें, ये है सारे गामा पाधा निसा, और इंग्लिश साउंड में अगर हम करें तो डो रे मी फा सो ला टी डो, डो रे मी फा सो ला टी डो, डो से शुरू होकर डो पे ही खत्म होता है। ये हम हिंदी में बोल रहे हैं सारे गामा पाधा निसा, और डो रे मी फा सो ला टी डो इंग्लिश वर्जन है इसका। ठीक है, देखिए इसमें जब लिथियम से स्टार्ट करते हैं हम, लिथियम जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, उन्होंने कहा लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक मास जो है बढ़ते हुए क्रम में अगर लिखे हम 7, बेरिलियम 9, बोरोन 11, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उत्कर्ष जो गैसें हैं, नोबल गैसेस का उस समय ज्ञान नहीं था, तो हम नियॉन और इनकी हम खोज उस समय हो नहीं पाई थी। तो जितने एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने उन एलिमेंट्स को न्यूलैंड्स के अष्टक रूल यानी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में उन्होंने अरेंज किया। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम, सोडियम में वापस से वही प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है जो कि लिथियम में है, तो इसे क्यों ना लिथियम के ही नीचे लिखा जाए। ये देखिए, ये 8th एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रत्येक 8th एलिमेंट जो है उसमें प्रॉपर्टीज रिपीटेशन हो रही है। तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी है उनको एक एक वर्गों में रखा गया। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें बेरिलियम से, तो इसको अगर एक माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम
का जो 8th यहाँ से स्टार्ट करते हुए जब हम 8 काउंटिंग कर रहे हैं तो मैग्नीशियम में बेरिलियम वाली प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अगेन कैल्शियम में भी यही वाली बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाली प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज को उन्होंने एक एक ब्लॉक पर रखना शुरू किया, जैसे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम से। इस रूल का जो ड्रॉबैक था कि ये केवल कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया अपने ऑक्टेव रूल में। कैल्शियम के बाद, कैल्शियम 40 के बाद आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन नहीं देखा गया। ये इस रूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। जबकि पीरियोडिसिटी का जो कंसेप्ट था सबसे पहले न्यूलैंड्स ने दिया था। इसके बाद आने वाले जो वैज्ञानिक थे दिमित्री मेंडलीफ और लोथर मेयर, उन्होंने और आगे अधिक क्लासिफाई करके बताया एलिमेंट्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारी केमिस्ट्री में। द बेरिनर ट्रायड्स और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल के बाद में मेंडलीफ आए। मेंडलीफ और लोथर मेयर ने साइमल्टेनियसली काम किया। मेंडलीफ ने सबसे पहले अपनी पीरियोडिक टेबल दी। उनकी पीरियोडिक टेबल जो कि 1869 में मेंडलीफ द्वारा दी गई। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 12 रोज है। 12 रोज और 8th कॉलम में उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया बढ़ते हुए एटॉमिक मास के रूप में। इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास के रूप में उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया और देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है उनकी प्रॉपर्टीज में भी पीरियोडिसिटी आ रही है। लेकिन मेंडलीफ ने कहा कि पीरियोडिसिटी शो हो रही है लेकिन इसका इंटरवल फिक्स नहीं है। जैसे कि न्यूलैंड ने कहा था कि प्रत्येक 8th एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, सेम प्रॉपर्टीज कर रहा है फर्स्ट और 8th एलिमेंट। लेकिन मेंडलीफ ने कहा कि ये 8th जो अंतराल है, जो इंटरवल 8th फिक्स है, वो इस तरीके से फिक्स ना होकर अलग अलग है। प्रत्येक एलिमेंट्स में अलग अलग अंतराल आ रहे हैं। उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में जब अपनी टेबल को बनाया तो सबसे पहले सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल। इस तरीके से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। जब मेंडलीफ बढ़ते हुए एटॉमिक मास में अपनी पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाए। जैसे कि नियॉन हीलियम का गुण रख रहा है तो नियॉन और हीलियम को एक ही ग्रुप में रखा जाए। सोडियम लिथियम का गुण दर्शा रहे हैं तो सोडियम मेटेलिक और लिथियम भी मेटेलिक, तो इन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाए। इसी तरीके से मैग्नीशियम बेरिलियम के गुण दर्शा रहा है तो इन्हें एक ही ग्रुप में रखा। एल्यूमिनियम बोरोन एक ही ग्रुप में रखा। सिलिकॉन और कार्बन में भी सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो उन्हें एक ही ग्रुप में रखा। इस तरीके से उन्होंने सेम प्रॉपर्टीज का, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब की सेम प्रॉपर्टीज है तो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए। उन्होंने देखा कि टेलुरियम, जिसका कि एटॉमिक मास 127.6 है, जो कि अधिक है आयोडीन के मास से 126.9, यानी आयोडीन का स्थान पहले आना चाहिए और टेलुरियम का बाद में आना चाहिए। जबकि उन्होंने देखा कि सेम प्रॉपर्टीज होने के कारण आयोडीन की 7th ग्रुप से प्रॉपर्टीज मिल रही है, तो इसका एटॉमिक मास कम होते हुए भी आयोडीन को उन्होंने 7th ग्रुप में रखा और टेलुरियम का एटॉमिक मास अधिक होते हुए भी उन्होंने इसे 6th ग्रुप में। साथ ही उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेस रखे। ब्लैंक स्पेस रखने का मतलब ये था कि वो मानते थे कि अभी तक हमें सारे एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई है, आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में और एलिमेंट्स की खोज होगी और जरूर ही ये ब्लैंक स्पेस फिल हो जाएंगे। उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर कॉपर को 0 ग्रुप में ना रखकर, जबकि कॉपर का स्थान कॉपर के एटॉमिक मास के अनुसार कॉपर को 0 ग्रुप में आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कॉपर को 1st ग्रुप में रखा क्योंकि ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करता है, और 0 ग्रुप को यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिया। उन्होंने एल्यूमिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट को एक्का एल्यूमिनियम पहले से प्रेडिक्शन दे दिया था, एक्का एल्यूमिनियम नाम दे दिया था, और सिलिकॉन के बाद आने वाले को एक्का सिलिकॉन नाम दे दिया था। साथ ही उन्होंने एटॉमिक वेट भी इसका प्रेडिक्ट कर लिया था, जो कि बाद में, कुछ सालों बाद में जब खोज हुई थी उनकी, और इनके नाम रखे गए थे गैलियम और जर्मेनियम। गैलियम और जर्मेनियम के एटॉमिक वेट का उन्होंने प्रेडिक्शन पहले से कर लिया था और डेंसिटी का भी प्रेडिक्शन कर लिया था, जो कि लगभग उतनी ही प्राप्त हुई। जब उन्होंने कहा कि गैलियम की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि ये ऑक्सीजन के साथ में E2O3 के फॉर्मूले से रिएक्शन करे, जो कि बिल्कुल सही पाई गई। और जर्मेनियम के लिए उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के साथ EO2 के फॉर्मूले से रिएक्शन करेगा, तो बिल्कुल जर्मेनियम GeO2 के फॉर्मूले के साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। उन्होंने कहा कि गैलियम
जो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा वो ECl3 के फॉर्मूले से करेगा और बिल्कुल गैलियम GaCl3 के फॉर्मूले से क्लोरीन से रिएक्शन करता है। उन्होंने कहा जर्मेनियम ECl4 फॉर्मूले से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और जर्मेनियम GeCl4 फॉर्मूले से क्लोरीन से रिएक्शन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का उन्होंने प्रिडिक्शन पहले ही कर लिया था, जबकि इनकी खोज होने में कुछ साल बाद। ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। आज भले ही हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को नहीं मानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मानते हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो नींव है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ही है। तो इसीलिए इसी कारण मेंडलीव को जीनियस कहा गया है। ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।